अच्छा देखो, पीछे हम लोगों ने टी टेस्ट पढ़ लिया, ठीक है। उसके बाद दो एक तरह से डेटा सेट दो थे, ठीक है, आपके पास एक्स और वाई था। यहाँ पे आपके पास जब दो से ज्यादा ग्रुप का डेटा होता है ना, जब तीन ग्रुप्स का डेटा होता है, तो फिर आप अनोवा करते हैं, ठीक है। अब अनोवा क्या है? अनोवा एनालिसिस ऑफ वेरिएंस है। अब ये जो सामने पेज शेयर किया हुआ है, ये बेसिकली मैम ने जो पैटर्न बताया था कि एग्जाम में इस तरह से लिखना है, ये मैंने उस तरह से लिखा हुआ है अनोवा का कंप्लीट, कि आप किस तरह से सॉल्व करेंगे, ठीक है। पहले यहाँ से बता देता हूँ थोड़ा बहुत, फिर जो मैम ने क्वेश्चन करवाया था वो शेयर स्क्रीन कर देंगे हमजा, तो फिर वहाँ से समझा दूंगा, क्योंकि उधर काफ़ी मिक्सअप हुआ हुआ है, ये भी समझना है आप लोगों को, ठीक है। अब सबसे पहले, अच्छा इसके अंदर आपके पास तीन ग्रुप्स होते हैं हमेशा, ठीक है, तीन ग्रुप्स का डेटा होता है। तो हाइपोथेसिस, अच्छा यहाँ पे ये समझ लो कि पहले स्टेप में हमने हाइपोथेसिस बनाना है, आगे क्वेश्चन जो सॉल्व होगा उसमें आपको दिख जाएगा कैसे, ठीक है। आपका तीन ग्रुप्स का डेटा है, आपने क्वेश्चन पढ़ा जो भी था, आपने अपना हाइपोथेसिस बना दिया। जस्ट लाइक टी टेस्ट, आप पहले नल हाइपोथेसिस बनाओगे, फिर अपना ऑल्टरनेटिव बनाओगे, ठीक है। उसके बाद आपने अल्फा लिखा अपना, ये जो आपके है 0.05। उसके बाद आपने डिग्री ऑफ फ्रीडम लिखना है। अच्छा, डिग्री ऑफ फ्रीडम लिख के वो स्पेस खाली छोड़ देना, क्योंकि अनोवा में आगे फॉर्मूला काफी बड़ा है, तो जब डिग्री ऑफ फ्रीडम लिख लेगा तो फिर यहाँ लिख देना। ये वो बता रहा हूँ जो मैम को रिजल्ट में पैटर्न उसमें चाहिए, एग्जाम में पैटर्न चाहिए, ठीक है। उसके बाद 4 पे आप हेडिंग डालेंगे कि भाई कौन सा टेस्ट है, अनोवा है, क्योंकि उन्होंने क्वेश्चन में नहीं लिखा होगा कि वो टी टेस्ट दे रही है, वो अनोवा दे रही है, या वो काय स्क्वायर का दे रही है। आप खुद अपना डेटा रीड करोगे और फिर आपको पता होना चाहिए आपको कौन सा टेस्ट अप्लाई करना है डेटा के हिसाब से, ठीक है। और वैसे यूजली ये होता है कि जब आपके पास टू सेट ऑफ डेटा है तो आपका टी टेस्ट होगा, आइदर इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट, वो आपने रीड करना है। तीन सेट होंगे तो आपके पास अनोवा है, चार होंगे तो फिर आपका काय स्क्वायर आता है, ठीक है। उसके बाद आप कैलकुलेशंस पे आओगे, टेबल बनेगा आपका। टेबल बनाने के बाद ये जितने फॉर्मूलाज लिखे हुए ये पूरा सीक्वेंस फॉलो होगा। ये एस एस टोटल है सबसे पहले, ठीक है। उसके बाद एस एस बिटवीन ग्रुप है, फिर एस एस एरर है। एस एस आपका सम ऑफ स्क्वायर होता है, ठीक है। सम ऑफ स्क्वायर आप कैलकुलेट करेंगे टोटल जो आपके ग्रुप से बिटवीन ग्रुप, और सम ऑफ स्क्वायर एरर। उसके बाद डिग्री ऑफ फ्रीडम है, उसका एक फॉर्मूला है टोटल का, बिटवीन ग्रुप का, फिर एरर का। फिर एम एस है मीन ऑफ स्क्वायर, उसका फॉर्मूला है। ये फॉर्मूलाज लिखे में यूं बहुत ड्राई लगेगा, जब सॉल्व करने बैठोगे तो समझ आ जाएगा, स्टेप बाय स्टेप चांद करेंगे। थोड़ा आवाज कम आ रही है लोगों को, सॉरी यार। अब आवाज ठीक है? हेलो, अच्छा। अब यहाँ पे, अच्छा ठीक है, उसके बाद आपने टेबल बनाने के बाद आपके पास फॉर्मूलाज, ये सीक्वेंस लिखा हुआ है, ये सीक्वेंस पूरा फॉलो होगा। नोवा में काफ़ी ज़्यादा फॉर्मूलाज है, ठीक है। आप जिस तरह टी टेबल में मैंने कहा था कि जब आप सॉल्व करना स्टार्ट करोगे ना, आप अपना फॉर्मूला देख के टेबल उस हिसाब से बनाना कि फॉर्मूले में आपको पता होना चाहिए कि आपको क्या क्या चीज़ रिक्वायर्ड है, और उन रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप अपना टेबल बना देना। और फिर साइड पे लिख देना कि ये चीज़ रिक्वायर्ड थी, जो वैल्यू आप आपकी आती जाए कैलकुलेट करके, वैल्यू वहाँ पे लिखते जाना। ये अभी वो क्वेश्चन में देखोगे समझ आ जाएगा, ठीक है। करते 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 जब आप ये सारी वैल्यूज निकाल लेंगे तो आपके पास एक अनोवा टेबल बनाएंगे, उसमें आप इन सब वैल्यूज को लिखेंगे, ये इसी सीक्वेंस में जिस आपके सामने लिखा हुआ है। सोर्स ऑफ वेरिएशन, बिटवीन ग्रुप, एरर, टोटल, फिर आगे सम ऑफ स्क्वायर। ये आपके पास सारी वैल्यूज ऊपर से आ रही होंगी। ये ऊपर एस एस बिटवीन ग्रुप की आएगी, एस एस एरर की आएगी, एस एस टोटल की आएगी। फिर डिग्री ऑफ फ्रीडम, बिटवीन ग्रुप, एरर, वो आप निकालेंगे टोटल, वो आपने ऊपर लिख दिया, ठीक है। उसके बाद ये मीन स्क्वायर निकालेंगे। फिर इन सब के बाद एंड पे ये फिशर है, एफ स्टैंड्स फॉर फिशर। फिशर भाई वो थे जिन्होंने आपको फॉर्मूला दिया है, जिन्होंने आपको टेस्ट दिया, ठीक है। और यहाँ पे जो एफ की वैल्यू है, टी टेस्ट में हमारे पास याद होगा वैल्यू एक क्रिटिकल टी की वैल्यू होती थी, एक कैलकुलेटेड टी होता था। कैलकुलेटेड टी वो होता था जो आप फॉर्मूला से कैलकुलेट करके एक वैल्यू निकालते थे, और उसके बाद आप क्रिटिकल टी निकालते थे। क्रिटिकल टी को आप एज अ रेंज यूज कर रहे होते थे बाद में, जिससे आप ग्राफ बनाते थे और फिर आप चेक करते थे कि आपका नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो रहा है, रिजेक्ट हो रहा है। इसमें भी उसी तरह से होता है, बस जो आपका कैलकुलेटेड वैल्यू है वो यहाँ पे एफ है। ये सारा कुछ सॉल्व करने के बाद स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो फिर आप एफ की वैल्यू तक आएंगे, एफ की वैल्यू निकालेंगे तो वो आपकी कैलकुलेटेड वैल्यू है, ठीक है। फिर ये जो अनोवा टेबल है, यहाँ पे जब आप ये सारी वैल्यूज पुट करेंगे कैलकुलेट करने के बाद,
तो यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम लिखा हुआ है, जो डिग्री ऑफ फ्रीडम बिटवीन ग्रुप होगा वो आपका न्यूमरेटर है, और जो डिग्री ऑफ फ्रीडम एरर होगा वो आपका डिनोमिनेटर है। ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर आप टेबल पे देखोगे अपनी क्रिटिकल वैल्यू निकालने के लिए। इसका जो है अनोवा का जो टेबल होता है उस पे से आप इसकी वैल्यू निकालते हो, ठीक है। अब जो है इसके बाद नेक्स्ट पेज पे आना। हाँ मतलब जिशान, तुम्हारी आवाज़ बहुत कट रही है। यार ज़्यादा कट रही है, एक सही आ रही है वैसे, ज्यादा तो नहीं कट रही। अब आवाज सही है? बेहतर है। सही है, गुजारा करो, आज इतनी आ रही आवाज। अच्छा खैर, उसके बाद वहां से आप जब वैल्यू निकालोगे उसके बाद आप ग्राफ बनाओगे। स्टैटिस्टिकल डिसीजन में वही होगा जिस तरह आप टी टेस्ट में ग्राफ बना के आप चेक कर रहे होते थे कि आपका हाइपोथेसिस नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो रहा है, रिजेक्ट हो रहा है, ठीक है। तो स्टैटिस्टिकल डिसीजन में आपने वही ग्राफ बनाया, फिर आप वैल्यू चेक करोगे। अगर अनुभव में ये होता है कि आपका जो हाइपोथेसिस होता है ना, एक मिनट रुकना। सॉरी। अच्छा, फिर यहाँ पे आप अपना चेक करेंगे कि आपका नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो रहा है, रिजेक्ट हो रहा है। टी टेस्ट की हद तक तो ये होता था कि आपका नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो रहा है, रिजेक्ट हो रहा है, जो भी हो रहा है उसके बाद अपना कंक्लूजन लिख देते थे, ठीक है। वहाँ पे क्योंकि आपके पास 2 ग्रुप थे, यहाँ पे आपके पास 3 ग्रुप हैं। तो होता ये है कि नल हाइपोथेसिस हमेशा इक्वलिटी की बात करता है, ये तो आपको पता है कि हम नल हाइपोथेसिस में हमेशा ही बात करते हैं कि भाई ग्रुप 1 ग्रुप 2 का रिजल्ट सेम है। तो यहाँ पे 3 ग्रुप है, तो हम नल हाइपोथेसिस ये कहेगा कि ग्रुप 1 2 और 3 का जो भी स्कोर है, जो भी डेटा है, वो इक्वल है, उनमें कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर आपका नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाता है इन केस ऑफ अनोवा, तो आपके पास 3 अलग अलग ग्रुप थे, ठीक है। अब आपको ये नहीं पता चलता कि इन 3 ग्रुप में से ऐसा भी हो सकता है कि नल हाइपोथेसिस जब रिजेक्ट हुआ है, हो सकता है कि 2 ग्रुप्स का सेम हो, ठीक है, तीसरे ग्रुप का ना हो। आपको नहीं पता कौन सा ग्रुप कौन से ग्रुप में एक्सेप्ट हो रहा है, किस ग्रुप में रिजेक्ट हो रहा है। आपको बस ये पता है कि रिजेक्शन में। तो उस केस में फिर आप जो है ना पोस्ट हॉक एनालिसिस करते हैं, ठीक है। पोस्ट हॉक एनालिसिस का फॉर्मूला सामने लिखा हुआ है, इसके लिए आप क्यू टेबल यूज करते हो। जो पीछे आपने वैल्यू निकाली थी उसकी अनोवा टेबल की, उसके लिए आप एफ टेबल यूज करते हो, ठीक है। और यहाँ पे पोस्ट हॉक एनालिसिस के लिए आपके पास क्यू टेबल होता है, और ये एच एस डी फॉर्मूला आगे लिखा हुआ है, एच एस डी है ऑनेस्टली सिग्निफिकेंट डिफरेंस, ठीक है। फिर क्यू के ऊपर वैल्यू है, लिखा हुआ है क्यू अल्फा कॉमा सी कॉमा डिग्री ऑफ फ्रीडम एरर। डिग्री ऑफ फ्रीडम एरर आप पीछे फॉर्मूला से निकालोगे। सी आपका नंबर ऑफ कॉलम है, ठीक है, और अल्फा आपका 0.05 आपको पता है गिवन होगा। अगर कोई 0.05 ही हम यूज करेंगे, अनलेस मैम ने क्वेश्चन में लिखा हुआ कि आप 0.05 नहीं कुछ और वैल्यू यूज करें, वरना हमारा स्टैंडर्ड है 0.05 ही हम यूज कर रहे हैं, ठीक है। फिर होगा ये कि आपकी जो वैल्यू आएगी एच एस डी की वैल्यू फाइंड करने के बाद, तो आप तीनों ग्रुप्स का जो आपका ए बी और सी होगा, तीनों का मीन एक वैल्यू होगी। उस मीन वैल्यू को हम एच एस डी की वैल्यू के अगेंस्ट चेक करते हैं। जस्ट लाइक आपने जब पीछे किया था स्टैटिस्टिकल डिसीजन में कि आपकी एक वैल्यू थी जो एक तरह से रेंज बन जाती है, और आप चेक करते हो कि आपका नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो रहा है, रिजेक्ट हो रहा है। सेम सिनेरियो पोस्ट हॉक में होता है, बस फर्क ये आ जाता है कि जो आपकी एच एस डी की वैल्यू है उसको आप क्रिटिकल वैल्यू के तौर पे यूज कर रहे हो, ठीक है, और जो आपके मीन होगा फॉर एवरी ग्रुप उसको आप एक तरह से कैलकुलेटेड वैल्यू की तरह यूज करें। समझाने के लिए बात कर रहे हैं, क्योंकि आपने टी टेस्ट में अगर प्रैक्टिस की होगी आपको आइडिया हो गया होगा कि क्रिटिकल और कैलकुलेटेड वैल्यू आप किस तरह से देख रहे हो उसको, ठीक है। और फिर आप चेक करोगे तीनों ग्रुप्स का बारी बारी, फिर जो भी रिजल्ट होगा वो आप कंक्लूजन लिख दोगे कि भाई पहले और दूसरे ग्रुप में एक्सेप्ट हो रहा है, तीसरे में रिजेक्ट हो रहा है, या पहले और तीसरे में रिजेक्ट हो रहा है, जो भी होगा, ठीक है। जहाँ तक समझ किसी को कुछ नहीं आई होगी, अगर आ गई है तो अच्छी बात है, ठीक है। तो
आगे क्वेश्चन की तरफ जाऊं जो मैम ने करवाया था। अभी तक तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है यार। हाँ मुझे पता है इस पे मुश्किल ही होगी। अच्छा मैं इसको रोटेट कर लूँ एक सेकंड में, तो मैं डाउनलोड कर लूँ पहले हाँ सारे। अच्छा एक काम कर लो, अगर जितने भी लोग सेम ग्रुप में हो ना, तो जो ये पहले 2 पेजेस है ना ये शेयर कर दो, क्योंकि यहाँ से स्क्रीन शेयर हो रही होगी और वहां से उसको देखते रहोगे ना तो इजी हो जाएगा थोड़ा समझना। मतलब ये 2 पेजेस ना शेयर कर दो। मैं इस ग्रुप में कर देता हूँ ना जिसमें सभी हैं। हाँ बस सिर्फ ये 2 पेजेस करना। हाँ मैं यही तो कर। ठीक है। अब ये अब ये वाले। जिसको रेफरेंस के लिए पेज ओपन करना है ना, तो साइड बाय साइड ये पेज ओपन कर लो और यहाँ से देखते रहो। एक सेकंड मैं इसको फुल स्क्रीन अच्छा आ रहा है, फुल स्क्रीन में। हाँ हाँ फुल स्क्रीन है। थैंक यू। अच्छा तो ये क्वेश्चन है जो मैम ने दिया था, ठीक है। इसमें सिनेरियो आपके पास ये था कि एक न्यूट्रिशनिस्ट आ रही थी सेमिनार कंडक्ट करने के लिए, ठीक है। आपके पास 3 क्लासेस थी अलग अलग, साइकोलॉजी डिपार्टमेंट की आपके अलग सेम ग्रुप था। तो एक क्लास में जाके ये बताया गया कि भाई एक बहुत ही अच्छी न्यूट्रिशनिस्ट आ रही हैं और वो जो चीज़ पढ़ा रही हैं, जिस चीज़ पे सेमिनार कंडक्ट करेंगी वो उस पर खुद भी अमल करती हैं, खुद भी बहुत फिट हैं, एक्सरसाइज। उनके बारे में बहुत ही पॉजिटिव इंफॉर्मेशन दी गई उस क्लास को, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्लास में जाके ये कहा गया कि ये जो एक न्यूट्रिशनिस्ट आ रही हैं वो आपको सेमिनार कंडक्ट करेंगी एक, बस। उनको मतलब ना पॉजिटिव कोई इन्फो दी गई ना उनको कोई नेगेटिव इन्फो दी गई। थर्ड क्लास में जाके ये कहा गया एक न्यूट्रिशनिस्ट आ रही हैं, वो सेमिनार कंडक्ट करेंगी, वो खुद तो उन चीज़ों पे ना अमल करती हैं ना कहीं से नजर आता है, लेकिन वो बस एक लेक्चर देने आ रही है, लेक्चर है, वो खुद अमल भी नहीं करती इस चीज़ पे, ना इतना कोई इफेक्टिव है एक्सवाइजेड। उनके बारे में नेगेटिव रिव्यूज क्लास में दे दिए, ठीक है। फिर सेमिनार हुआ, सेमिनार के बाद तीनों क्लासेस से रिजल्ट लिया गया या रिव्यूज एक तरह से लिए गए उस न्यूट्रिशनिस्ट के हवाले से, ठीक है। तो जो आपके पास ए बी और सी यहाँ पे गिवन है। अच्छा अभी फिलहाल सिर्फ ए बी सी को देखना, ये आपका डेटा है, ये बेसिकली उन क्लास से आप समझ लो स्कोर जो रिटर्न आए, जो रिजल्ट आए, ये वो था, ठीक है। आपके पास ए में वो हैं जिनको नेगेटिव इन्फो दी गई थी, ठीक है। बी में आपके पास वो हैं जिनको न्यूट्रल रखा गया था, कंट्रोल ग्रुप कह लो, और थर्ड वो था जिनको पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन दी गई थी उनके हवाले से। आपके पास स्कोर आ गए। अब ये जो अनोवा वाला जो दूसरा पेज मैंने शेयर किया था उस पे आप सीधे सीधे जो पहले जो पॉइंट लिखा हुआ है हाइपोथेसिस है, ठीक है। अब आपके पास एक कंडीशन आ गई थी, ठीक है, उसमें आप ये देख रहे थे कि जो तीनों, अब जो इन्फो दी गई, ठीक है, तीनों क्लासेस एक इंफॉर्मेशन दी गई पॉजिटिव, उस इंफॉर्मेशन की वजह से कोई इफेक्ट पड़ा बाद में जो इन्होंने उस न्यूट्रिशनिस्ट के हवाले से रिव्यू दिया, ठीक है। तो आपने पहले बनाया नल हाइपोथेसिस। अच्छा यहाँ पे 3 ग्रुप्स हैं आपके पास, ठीक है। तो ऑब्वियसली आपके पास 3 ये हाइपोथेसिस में ये आपके पास 3 आ रहे हैं, ठीक है। टी टेबल जो टी टेस्ट था उसमें 2 होते थे ग्रुप्स, तो उसमें 2 ग्रुप्स की बात होती है। तो यहाँ पे आपके पास μ1 नल हाइपोथेसिस में आप कह रहे हैं μ1 इज इक्वल्स टू μ2 इज इक्वल्स टू μ3, मतलब जो ग्रुप 1 का 2 का 3 का जो स्कोर था वो मतलब सेम ही था, कोई फर्क नहीं आया कुछ भी उनको इन्फॉर्मेशन देने से, ठीक है। और आपने ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस आपका ये कह रहा है कि μ1 इज नॉट इक्वल्स टू μ2 इज नॉट इक्वल्स टू μ3, कि इनका जो है रिव्यू सेम नहीं आया था। अब आपको यहाँ पे ये नहीं पता चलेगा कि इनइक्वलिटी की सिर्फ बात कर दी है, कोई डायरेक्शन नहीं इसमें दी हुई कि ग्रुप 1 का 2 से ज़्यादा था या 3 का जो है लेस था, या आपको इनइक्वलिटी की बात की। तो यहाँ पे देयर अनसर्टेनिटी कि किस ग्रुप का डिफरेंस हो सकता है या किसका सही, ठीक है। अब आपने हाइपोथेसिस बनाया, ठीक है। आपने उसके बाद अल्फा की वैल्यू लिखी 0.05, फिर आपने डिग्री ऑफ फ्रीडम की लिख के उसकी जगह छोड़ देना। ये एग्जाम के लिए बता रहा हूँ कि बाद में जब आप सॉल्व करोगे तो ऊपर वो खाली उधर वैल्यू एंटर कर देना, ठीक है। यहाँ पे उस तरह से नहीं लिखा हुआ है, जो मैम ने पढ़ाया था मैंने वैसे लिखा था, ये क्लास वाला लेक्चर है, ठीक है। उसके बाद आपने लिख दिया कि भैया आप अनोवा टेस्ट, आप अनोवा परफॉर्म करें। फिर आप आएंगे कैलकुलेशंस पे। अब आप एक्चुअली आ गए टेबल वाले पोर्शन पे। अब आपने ए बी सी जो आपके पास डेटा गिवन था आपने उसको x1 x2 x3 कर दिया और आपने 3 आपके कॉलम बन गए, ठीक है। अब जो सबसे पहला फॉर्मूला है आपके पास जो सम ऑफ स्क्वायर टोटल का है, इसमें लिखा हुआ है समेशन एक्स आई का स्क्वायर
माइनस समेशन एक्स आई का होल स्क्वायर अपॉन एन, यहाँ पे एन कैपिटल है, ठीक है। जो स्मॉल एन होगा वो ईच कॉलम के आपको बता रहा होगा नंबर, ठीक है, कि एक कॉलम में कितने नंबर ऑफ सैंपल्स हैं। अब ये जो आपके पास डेटा है इसमें एक कॉलम में 4 सैंपल है, ठीक है, 4 रिजल्ट है। तो जो स्मॉल एन होगा ना वो यहाँ पे 4 होगा, क्योंकि आपके ईच कॉलम में 4 आपके पास वैल्यूज हैं। और जो कैपिटल एन होगा वो इन तीनों कॉलम्स के जो टोटल नंबर हैं उनको आप काउंट करके लाते हो। तो आपका जो कैपिटल एन जहाँ लिखा होगा वहां पे इस डेटा के हिसाब से वो 12 है, क्योंकि ईच कॉलम में आपके पास 4 है, ठीक है, 4 आपके पास रिजल्ट है, तो ये कलेक्टिवली 12 हो गया आपके। तो कैपिटल एन जहाँ पे वहाँ पे 12 आएगा इस डेटा पे, और जहाँ पे स्मॉल एन है तो वहाँ पे नंबर ऑफ वैल्यूज इन ईच ग्रुप आएगा, ठीक है। समेशन एक्स आई का स्क्वायर माइनस समेशन एक्स आई का होल स्क्वायर। सबसे पहले आपने कॉलम बनाया x1 का स्क्वायर, x2 का स्क्वायर, x3 का स्क्वायर, ठीक है। आपने इन तीनों के स्क्वायर निकाले, नीचे सबके सबमिशन आ गए। x कॉलम के भी, x1, x2, x3 कॉलम के भी सबमिशन लिखे नीचे, और आगे जो स्क्वायर वाले कॉलम्स हैं उनके भी सबमिशन लिख दिए, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आपके पास जो जब आई आ रहा है ना, बस इस चीज का ध्यान रखना, पूरे अनोवा में जो सबसे ज्यादा मुश्किल नहीं है लेकिन ब्लेंडर जहाँ पे आपके होंगे ना वो इसी पॉइंट पे होंगे। ये जो पहला फॉर्मूला है इसमें लिखा हुआ है सबमिशन एक्स आई का स्क्वायर। इस साइड में मैंने जो बॉक्स में लिखा हुआ है ना, इसे अंडरस्टैंडिंग के लिए लिखा था अपनी। देखो जहाँ पे सबमिशन एक्स आई है ना, एक्स आई, वहां पे आपने x1, x2, x3 की वैल्यूज, जो सबमिशन x1 है, सबमिशन x2, सबमिशन x3, जो आपने ऊपर टेबल में निकाला है, आप इन तीनों वैल्यूज को ऐड करेंगे तो वो आपका बनेगा सबमिशन एक्स आई, ठीक है। और ये जो होल स्क्वायर वाली वैल्यू है ना, जो सेकंड पार्ट में सबमिशन एक्स आई का होल स्क्वायर, इस वाली जगह पे आप x1, x2, x3 को प्लस करेंगे सबमिशन x1, x2, x3 को, ठीक है। तो वो आपका सबमिशन एक्स आई बन जाएगा। और जो इससे पहले लिखा हुआ है सबमिशन एक्स आई का स्क्वायर, वो ये होता है कि जो आपने ये सेकंड थर्ड ये जो आगे कॉलम्स में x1 का स्क्वायर, x2 का स्क्वायर, x3 का स्क्वायर निकाला है, इनके नीचे सबमिशन है। ये जो तीनों सबमिशन है स्क्वायर वाली वैल्यूज के, इन तीनों सबमिशंस को आप ऐड करोगे तो सबमिशन एक्स आई का स्क्वायर बनेगा। ये चीज किसी ने पूछनी है तो अभी दोबारा पूछना यहाँ तक, ये अगर किसी को एक्स आई वाली बात समझ नहीं आ रही। अच्छा ठीक है, फिर जो है आपने यहाँ पे आपने वैल्यूज इन सबको ऐड अप कर लिया, ठीक है। सबमिशन एक्स आई स्क्वायर के लिए जो स्क्वायर कॉलम में जितने भी सबमिशन थे आपने इन तीनों के 79, 198, 334 इनको ऐड किया और आपने वैल्यूज लिख दी, ठीक है। हमजा काइंडली नेक्स्ट पेज पे आना, मतलब नेक्स्ट साइड पे आना। विशान सॉरी टू इंटरप्ट यू, ये जो एक्स आई स्क्वायर है ना, ये जो आप बता रहे हो ना, ये सबमिशन एक्स वन स्क्वायर की वो होंगे, टोटल सम होंगे इसके अंदर। जैसे फॉर एग्जांपल क्या आ रहा है ये स्क्रीन पे, बोले हाँ, ये सबमिशन एक्स आई 26 है, फिर 79 है, फिर 190, इन तीनों को सम करके आपका सबमिशन एक्स आई निकलेगा। नहीं, जो आपका सबमिशन एक्स आई निकलेगा ना, एक्स आई, हाँ। वो ये 17, 26, 36 को ऐड करके लिख लेगा, वो सिर्फ सबमिशन एक्स आई है। जहां पे सबमिशन एक्स आई का स्क्वायर लिखा हुआ होगा ना, वहां पे आप ये 79, जो ये फर्स्ट है ना, ये जो एसएस टोटल के फॉर्मूला में जो फर्स्ट पोर्शन है जहाँ पे सबमिशन एक्स आई का स्क्वायर है, यहाँ पे ये आप स्क्वायर वाले सबमिशन ऐड करोगे, जो यहाँ पे 79, 198 और 334 है, ठीक है। जो सेकंड पार्ट में होल स्क्वायर वाली वैल्यू है, जो सबमिशन एक्स आई का होल स्क्वायर है, ठीक है, उसके अंदर आप ये 17, 26, 36 इनको ऐड करोगे, ये इस तरह से वैल्यू आएगी। अगर आप अंदर जो होल स्क्वायर वाली वैल्यू में अगर आप स्क्वायर वाली वैल्यूज को प्लस करके लिख रहे हैं, ठीक है, तो फर्स्ट वाले पोर्शन में क्या आएगा फिर?
तो ये समीशन x1 वाली जो है वो फिर जो होल स्क्वायर आप बात करो तो वो ये वाली होंगी 17, 26, 36 इनको ऐड क्योंकि करके फिर निकले। जो होल स्क्वायर है ना, होल स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर है, ठीक है। जो अंदर वैल्यू है ना, आप उसको देखो, आपको पहले वो वैल्यू निकालनी है, आप वो वैल्यू लिखेंगे, उसके बाद आप उसका स्क्वायर लेंगे, ऐसा ही है, ठीक है। तो इसलिए आप अंदर वाली वैल्यू पे फोकस कर रहे हैं कि समीशन एक्स आई चाहिए आपको। तो समीशन एक्स आई के लिए समीशन x1, समीशन x2, समीशन x3 को ऐड अप करना है। और यही जब ब्रैकेट से बाहर जो फर्स्ट पोर्शन में लिखी हुई है इसी में, उसमें एक्स आई का स्क्वायर लिखा हुआ है, तो फिर आपने स्क्वायर वाले समीशन ऐड किए, ठीक है। सही है, ठीक है। अगर वो फॉर्मूलाज बिल्कुल मिक्स करके भी, अगर वो आपको फॉर्मूलाज बिल्कुल मिक्स करके भी दे दें तो आपने एक दो बार भी सॉल्व किया होगा, आपके जहन में एक पैटर्न बैठा हुआ होगा कि पहले मुझे ये वैल्यू निकालनी है, फिर ही ये वैल्यू आएगी, ठीक है। तो खैर एस एस एरर लिखा हुआ है आपके सामने, इसमें एस एस टोटल माइनस एस एस बिटवीन ग्रुप है, वो आप पीछे निकाल चुके हो, आपने दोनों वैल्यूज को माइनस किया, एस एस एरर आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम के भी 3 फॉर्मूलाज हैं, एक डिग्री ऑफ फ्रीडम टोटल है, इसमें n-1 है। n क्या था? n टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज दैट यू हैव इन ऑल द ग्रुप्स, ठीक है। तो यहाँ पे 3 ग्रुप से हमारे पास, और हमारे पास टोटल हर ग्रुप में 4-4 रिजल्ट थे या वैल्यू थी, सब मिला के वो 12 बन रहे थे। तो यहाँ पे n-1 किया, 12-1 11 आ गया। फिर डिग्री ऑफ फ्रीडम बिटवीन ग्रुप जो है, उसमें आपने कॉलम C-1, C इज नंबर ऑफ कॉलम्स, जो आपके पास 3 कॉलम है, ठीक है। जाहिर सी बात है, आपके पास 3 ग्रुप है तो नंबर ऑफ कॉलम्स 3 ही रहेंगे, ठीक है। तो 3-1 हो गया, 2 आ गया। डिग्री ऑफ फ्रीडम एरर का फॉर्मूला सामने है, डिग्री ऑफ फ्रीडम टोटल में से डिग्री ऑफ फ्रीडम बिटवीन ग्रुप को माइनस किया, डिग्री ऑफ फ्रीडम एरर आ गया, ठीक है। फिर राइट साइड पे ms बिटवीन ग्रुप, ये मीन ऑफ स्क्वायर बिटवीन ग्रुप है, इसका फॉर्मूला सामने लिखा हुआ है। आई डोंट थिंक सो बताने वाली चीज़ें, क्योंकि आप ज़्यादा से ज़्यादा फॉर्मूला देख के आप सॉल्व करोगे, तो इसमें तो ये नई चीज़ है भी नहीं। ये एस एस बिटवीन ग्रुप आप पीछे निकाल चुके हो, डिग्री ऑफ फ्रीडम आपने पीछे निकाल दिया है, एरर, ठीक है, आपने उसको डिवाइड किया, वैल्यू आ गई। फिर मीन स्क्वायर एरर, उसका फॉर्मूला भी एस एस टोटल, डिग्री ऑफ फ्रीडम टोटल, बताने वाली चीज़ नहीं है, ठीक है। इसकी वैल्यू आ गई। एफ यहाँ पे फिशर है, पहले भी बताया, फिशर वो भाई हैं जिन्होंने आपको ये अनोवा टेस्ट दिया है, ठीक है। तो F स्टैंड्स फॉर फिशर, तो फिशर का ये फॉर्मूला आ गया MS बिटवीन ग्रुप अपॉन MS एरर। ये जो वैल्यू आपके पास फिशर की आई है, F इज इक्वल टू 4.442, इसको आप अनोवा में इस तरह ट्रीट कर रहे हो जिस तरह आप टी टेस्ट में कैलकुलेटेड टी को ट्रीट करते थे, ठीक है। तो ये आपकी वो वैल्यू होगी, ठीक है। ये फिशर की आपका 4.442 आया। हाँ, 1 मिनट रुकना जरा। हाँ जीशान, इसका भी कोई टेबल है ना? हाँ हमजा, अभी ये आपके पास जब f की वैल्यू आ गई ना, अभी इसके बाद हम टेबल पे आएंगे, क्योंकि हमारे पास जितने भी फॉर्मूलाज से हमने वैल्यू निकालनी थी ना, हमें यहाँ तक आना था f तक, ठीक है। ये एक तरह से वही हो गया जैसा टी टेबल में आप कैलकुलेटेड टी निकालते थे, फिर आप टेबल पे आते थे। तो सही। अब ये आपने यहाँ पे f तक आप आ गए, आपकी वैल्यू आ गई। अब नेक्स्ट पेज पे आना काइंडली। अच्छा, एक सेकंड। MS के नीचे बहुत छोटा नहीं, ये जो है ना, जो पेज मैंने शेयर किया है, जो दूसरा पेज शेयर किया, जो ग्रुप पे भी शेयर किया, उसमें आई गेस क्लियरली लिखा होगा, तो आप वहां से देख के फॉर्मूला लिख देना। ये जो अभी स्क्रीन शेयर की हुई है, ये जो क्लास में लिखा था वो है, जो काफी रफली ही लिखा हुआ है मैंने। इससे पहले वाला पेज हमजा, इससे पहले एक और पेज होगा जिसपे वो टेबल भी बना हुआ है, जहाँ टेबल है और वो रफ सा ग्राफ है। हाँ, ये वाला पेज। अच्छा, आपकी फॉर्मूलाज से जितनी भी वैल्यूज आनी थी वो आपने निकाल दी, ठीक है। फिर आप ये टेबल बनाओगे। अच्छा, वही फिर से वही बात, जो पेज शेयर किया हुआ है उससे रेफरेंस किसी ने लेना है तो देख लो, वहां पे मैंने टेबल साफ करके लिखा हुआ है, ठीक है। आपने टेबल बनाया, इसमें आपने जितनी भी वैल्यूज निकाली थी, आपने ऊपर लिखा सोर्स ऑफ वेरिएशन, नीचे आपका ये सम ऑफ स्क्वायर बिटवीन ग्रुप, सम ऑफ स्क्वायर एरर और सम ऑफ स्क्वायर टोटल, आपने उनके 3 कॉलम बनाए, आपने ये वैल्यूज निकाली थी, ठीक है। बिटवीन ग्रुप भी निकाली थी, एरर भी, टोटल भी। आपने बस कॉलम फिल करना है। कॉलम बस याद रखना कि बनाना कैसे, क्योंकि ये जो टेबल बनाया ना, ये आपने खुद बनाया है, तो ये याद रखना। ये आपने टेबल बनाया, आपने जो वैल्यूज पीछे कैलकुलेट की थी आप लिखते जा रहे हो। ये याद करने वाली चीज़ है, याद कर लेना एक दफ़ा टेबल बन कैसे रहा, ठीक है। अब इस टेबल में जब सारी वैल्यूज पुट हो गई हैं,
एंड पे ये फिशर मैं नेक्स्ट पेज पे ले गया, ये एक साथ ही है, ठीक है। जब सारी वैल्यूज पुट हो गई हैं तो फिर इस टेबल को यूज करके आप अपनी क्रिटिकल वैल्यू फाइंड करेंगे। और क्रिटिकल वैल्यू से मैं बार बार टी टेस्ट का रेफरेंस इसलिए दे रहा हूँ कि समझने में आसानी हो जाएगी अगर कोई कंफ्यूजन है तो, ठीक है। तो यहाँ पे जो डिग्री ऑफ फ्रीडम की दो वैल्यूज हैं आपके पास, बिटवीन ग्रुप और एरर की। इसमें जो बिटवीन ग्रुप, डिग्री ऑफ फ्रीडम बिटवीन ग्रुप है, जो फर्स्ट वैल्यू है, ये आपका न्यूमरेटर के तौर पे काम करेगा। जो इसके नीचे डिग्री ऑफ फ्रीडम एरर है, टॉप पार्ट होगा, वहां पे आपके न्यूमरेटर वाली वैल्यू चल रही होगी, ठीक है। और जो आपका लेफ्ट साइड होगी जहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम होता था यूजुअली टी टेस्ट में, है तो दोनों डिग्री ऑफ फ्रीडम है इसमें, तो लेफ्ट पे जो है आपका डिनोमिनेटर वाली वैल्यू होगी और ऊपर आपकी न्यूमरेटर की वैल्यू होगी। तो आप वहां से भी आप टैली करके वैल्यू निकालेंगे। टेबल शेयर करने की जरूरत है या नहीं है? टेबल है किसी के पास अगर तो व्हाट्सएप पे फॉरवर्ड कर देना, और हमजा काइंडली फिर शेयर कर देना। हमजा आ रहा है, थैंक यू। अच्छा, वहाँ पे मैंने आपको कहा था न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की वैल्यू, ठीक है। टेबल में आपके पास ऊपर आपके पास न्यूमरेटर में 2 था, डिनोमिनेटर में 9 था। तो ये टेबल तो बहुत ही सिंपल सा ही है। ऊपर टॉप पे आप देख रहे हो जो वैल्यूज चल रही हैं ये न्यूमरेटर की होंगी हमेशा, और जो लेफ्ट साइड पे डिग्री ऑफ फ्रीडम की चल रही है डिनोमिनेटर की होंगी। बल्कि इस टेबल में तो लिखा हुआ भी है डिग्री ऑफ फ्रीडम एन और डिग्री ऑफ फ्रीडम डी लिखा हुआ है। तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर क्लियर है बिल्कुल, ठीक है। न्यूमरेटर आपके पास 2 था तो आप सेकंड कॉलम में आ गए, और डिनोमिनेटर आपके पास 9 था तो आप 9 लेफ्ट साइड पे आप 9 देखोगे, और सेकंड कॉलम में 9 कहाँ पे आ रहा है? 4.26, ठीक है। सिंपल है, टेबल देखने में कोई इतना वो नहीं होता। ये आपके पास जो है सेकंड कॉलम में आप न्यूमरेटर 2 था, डिनोमिनेटर 9 था, 2 और 9 आप देख लो कहाँ टैली कर रहा है, 4.26 पे, ठीक है। अब वापसी स्क्रीन पे आना हमजा, उसी स्क्रीन पे। एक सेकंड, मैं ये वाला ना, हाँ ये थैंक यू। अच्छा, 4.26 वहाँ टेबल पे था, ये यहाँ पे क्रिटिकल वैल्यू 4.26 लिखी हुई है मैंने, ठीक है। आपके पास क्रिटिकल वैल्यू आ गई। जैसा कि मैंने पहले कहा था, जो फिशर की वैल्यू है, जो एफ है, उसको आप एक तरह से कैलकुलेटेड वैल्यू की तरह यूज कर रहे हो, ठीक है। तो 4.26 आपकी वही रेंज है। आप इसके बाद आप आओगे, हेडिंग डालोगे आप स्टैटिस्टिकल डिसीजन की, वहां पे आप ये अपना ग्राफ बनाओगे रफ सा। मेरा वाला बहुत ही रफ है तो काइंडली सही से बना लेना अपने ग्राफ बनाना। वही आपका शेडेड एरिया आ जाएगा, जो बीच का एरिया होगा वो आपका एक्सेप्टेड रीजन है, जो आपका रेंज से बाहर का एरिया है वो रिजेक्टेड रीजन है। अच्छा, और जिशान, ग्राफ आप कैसे? जी बोले। मैं ये कह रही थी कि इसमें मिस ने हमें ना टोटल भी बताया, लेकिन इसका कोई काम ही नहीं है जब इसमें हमने टोटल निकाला है सारी चीजों में। सम ऑफ किसका टोटल? स्क्वायर्स का भी निकाला था हमने और मीन स्क्वायर्स का भी टोटल निकलवाया था, लेकिन उसका कोई काम तो है ही नहीं। किसका टोटल का? हाँ, मिस ने निकलवाया था। ये देखो ना, 9 और 2 अच्छा। प्लस का भी हमने लिखे हुए है ना, ये नीचे ये रजिस्टर में लिखा हुआ है ना, ये अच्छा, देखें, 9091। हाँ मैं आपको बताता हूँ। जो पेज भेजा है हमजा ने दूसरा, जो जिसके अंदर पूरे फॉर्मूलाज लिखे हुए हैं, ठीक है, वो पेज अपने पास ओपन करें। जो आपके पास फिशर का फॉर्मूला है, पेज ओपन किया। हाँ, जो आपके पास फिशर का फॉर्मूला है, ठीक है, एमएस बिटवीन ग्रुप डिवाइडेड बाय एमएस एरर, ठीक है आपके पास, नजर आ गया, ठीक है। एमएस एरर का हाँ, फॉर्मूला देखें। एमएस एरर फाइंड करने के लिए आपको सम ऑफ स्क्वायर टोटल और डिग्री ऑफ फ्रीडम टोटल फाइंड करना है। तो टोटल का ये काम था। अगर वो टोटल वाली वैल्यूज आप निकालते ही नहीं तो आपके फिशर की वैल्यू कहाँ से आती? ठीक है, अच्छा, ये हाँ। तो ये मैंने कहा ना, स्टेप बाय स्टेप चल रहा है। जब तक आप शुरू वाले नहीं स्टेप्स करेंगे तो आप आगे वाली वैल्यूज निकाल नहीं सकते, ठीक है। क्लियर हो गया? अच्छा, अब वापस आ जाए ग्राफ पे। अब ग्राफ में वैसे ही बता देता हूँ दोबारा, वैसे पता सबको है। क्रिटिकल वैल्यू 4.26 थी, तो बेसिकली ये आपकी रेंज है एक तरह से, ठीक है। आप जब ग्राफ बना रहे हो तो हमजा टेबल नहीं, वापसी उसी पेज पे चले जाओ, टेबल का काम हो गया। हाँ थैंक यू। अच्छा, अब आपकी जो 4.26 है बेसिकली रेंज ही है ना, जिससे आप टी टेबल में ग्राफ बनाते थे, आपने ग्राफ बना लिया। 4.26 आपकी रेंज थी, आपने ये रफली ग्राफ बना लिया। इससे बाहर जो वैल्यू इससे एक्सीड करेगी, इससे ज्यादा होगी, वो आपका रिजेक्टेड रीजन में आ रहा है। अगर आपकी जो वैल्यू थी, कैलकुलेटेड जो वैल्यू थी, वो इससे इसके अंदर आ रही है इस रेंज के, तो वो आपके एक्सेप्टेड रीजन में आ रही है। एक्सेप्टेड कौन सा? H0 एक्सेप्ट हो रहा है,
यार बहुत ही सिंपल टर्म्स में कहे ना, तो जो आपकी क्रिटिकल वैल्यू होती है वो आपकी लिमिट है। अगर उस आपका कैलकुलेटेड वैल्यू उस लिमिट से कम है, उस लिमिट के अंदर है, तो आपका नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो गया है। और अगर आपकी कैलकुलेटेड वैल्यू इस लिमिट को एक्सीड कर जाए तो आपका नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो गया। एज सिंपल एज दैट। ये ग्राफ बनाना ना बनाना टोटली आपकी मर्जी है, कोई नीड नहीं है इसकी। वैसे आपको वैल्यू देख के पता चल चुका होता है कि आपका नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट होगा या रिजेक्ट होगा, ठीक है। खैर, आपने ग्राफ बना लिया, आपने देख लिया, अब आपकी 4.26 रेंज थी। आपके फिशर जो है, जो कैलकुलेटेड वैल्यू वो 4.43 है, जो क्रिटिकल वैल्यू से ज्यादा हो रही है। इसका मतलब आपका जो नल हाइपोथेसिस है वो रिजेक्ट हो गया है कि इक्विलिटी थी, ठीक है, कोई ना कोई डिफरेंस है। अब अनोवा में होता क्या है कि अब आप स्टैटिस्टिकल डिसीजन में आपने लिख दिया। अच्छा, स्टैटिस्टिकल डिसीजन में लाजमी लिखते हैं कि आपका नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो रहा है, एक्सेप्ट हो रहा है। उसका मकसद ये होता है स्टैटिस्टिकल डिसीजन लिखने का। आपने यहाँ पे लिख दिया कि एच नॉट रिजेक्ट हो गया, ठीक है। उसके बाद आपने बोल दिया भाई मीन ऑफ 3 ग्रुप्स आर नॉट इक्वल। अब अनोवा में जब आपका नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाता है तो फिर आपको करना पड़ता है पोस्ट ऑफ। अच्छा, खैर यहाँ तक किसी ने कुछ पूछना है? पोस्ट ऑफ एनालिसिस से पहले भी जहां तक पढ़ा है, यहाँ तक कुछ पूछना है किसी ने? अच्छा जीशान भाई, ये बताइए ये 2 टेल है या 1 टेल है? क्या ये 2 टेल है? क्योंकि आपके पास देखो, आपका जो हाइपोथेसिस है वो आपको बता देता है कि डायरेक्शन है या नहीं है। आपने हाइपोथेसिस में बोला है कि μ1 इज नॉट इक्वल्स टू μ2 इज नॉट इक्वल्स टू μ3। इसका मतलब आपको ये नहीं पता है कि क्या चीज ज्यादा है क्या चीज कम है, ठीक है। मतलब दोनों डायरेक्शन में हो सकती है चीज। तो ये 2 टेल है आपका। 1 टेल जब होता है जब आपके पास डायरेक्शन मौजूद होती है, जब आप बात करते हो कि μ1 वॉज ग्रेटर देन μ2, ठीक है ना, तो वो ओके जी, आपका 1 टेल ठीक हो है। जाता है। और 1 टेल डेटा हैंडल करना वैसे मुश्किल होता है, ठीक है। और अब आगे समय में हम नॉन डायरेक्शनल ही देंगी, क्योंकि उसमें भी पोस्ट ऑफ एनालिसिस की गुंजाइश भी है। अच्छा, ठीक है, पोस्ट ऑफ एनालिसिस पे जा रहा हूँ। यहाँ तक आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है। अच्छा, अगर आपका इन केस ये जो आपकी वैल्यू थी, आपकी क्रिटिकल वैल्यू 4.26 थी, फिशर 4.43 था। अगर ये फिशर की वैल्यू 4.1 होती, ठीक है, तो आपकी क्रिटिकल वैल्यू से अंदर लाई कर रही होती, ठीक है। उसका मतलब क्या होता है कि आपका एच नॉट एक्सेप्ट हो गया, नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो गया। नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो जाता तो बस आपका अनोवा टेस्ट यहाँ कंप्लीट हो गया था, क्योंकि आपको पता चल गया ना कि भाई तीनों ग्रुप्स का रिजल्ट तो सेम है। तो आगे कोई और आपको डिफरेंस की तो बात ही नहीं आ रही ना, जब तीनों चीजें सेम है तो बस आपका टेस्ट कंप्लीट हो गया। लेकिन अगर आपका नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाता है तो क्योंकि आपको नहीं पता चल रहा कि कौन सा डेटा ज्यादा है कौन सा कम है, डिफरेंस आखिर आ कहाँ पे रहा है। दो ग्रुप सेम भी हो सकता है, दो ग्रुप का डेटा, या हो सकता है किसी ग्रुप का भी सेम ना हो। तो उसके लिए फिर आप आते हो पोस्ट हॉक एनालिसिस पे, ठीक है। आप पोस्ट हॉक एनालिसिस कर रहे हो क्योंकि आपका एच नॉट रिजेक्ट हो गया, ठीक है। अब ये भाई आपके पास जो मेथड है ये टकीस HSD एनालिसिस कहलाता है, ठीक है। टकी भाई हुए हैं जिन्होंने आपको ये HSD एनालिसिस दिया है, और HSD स्टैंड्स फॉर ऑनेस्टली सिग्निफिकेंट डिफरेंस, ठीक है। इसका फॉर्मूला सामने लिखा हुआ है, क्यू ऊपर पावर में आ गया अल्फा कॉमा सी कॉमा डिग्री ऑफ फ्रीडम एरर। अब देखो, अल्फा आपको पता है 0.05 है, अनलेस क्वेश्चन में कुछ और गिवन है, ठीक है, तो 0.05 आ गया। सी स्टैंड्स फॉर कॉलम, नंबर ऑफ कॉलम आपके डेटा में 3 थे क्योंकि आपके 3 ग्रुप हैं, और अनोवा आप कर ही 3 ग्रुप्स पे रहे हो तो ये तो 3 ही आएगा, ठीक है। और आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम एरर आपने कैलकुलेट किया था, आपने वो वैल्यू लिखी। रूट में आपने MS एरर अपॉन स्मॉल n है, तो मतलब टोटल नंबर ऑफ रिजल्ट इन ईच ग्रुप कह लो, तो आपका 4 आ गया। आपने इसको सॉल्व किया, आपकी वैल्यू आ गई 4.451। ये आपकी HSD की वैल्यू है, ठीक है, ये 4.451। अच्छा, अब नेक्स्ट पेज पे आना हमजा, लास्ट पेज। जीशान भाई, ये बताइए कि 3.95 कहाँ से आया? कौन सा? ये जो 3.95 है ना, 3.95। अच्छा हाँ सॉरी, ये जो 3.95 है ये आपके पास क्यू टेबल है। सॉरी सॉरी सॉरी, मैं बोलना ही भूल गया। तो क्यू जो टेबल आप अच्छा, मुझे अनुभव देखना में बता आपके दें। पास। हम्म। मैं ये कह रहा हूँ कि क्यू टेबल आप देखना बताइए, क्योंकि मैं 1-2 दिन से ट्राई कर रहा हूँ, देख नहीं पा रहा यार मैं। क्यू टेबल है कहाँ? मैंने सेंड किया है अभी, असद भाई को भी किया है, आपको भी, व्हाट्सएप पे दोनों को किया है।
हमजा आई गेस थोड़ा इधर है, हमजा आता है तो वो स्क्रीन शेयर करेगा। अच्छा, हमजा आता है तो वो टेबल भी शेयर करता है तो मैं बताता हूँ टेबल का, ठीक है रिजवान। बाकी यहाँ पे आके ना HSD की जो आपकी वैल्यू है 4.451, जो Q लिखा हुआ है, Q के ऊपर जो आपका अल्फा है, फिर नंबर ऑफ कॉलम है, फिर डिग्री ऑफ एरर है, ये आप यूज कर रहे हो। जो Q टेबल आप यहाँ पे यूज करोगे। अच्छा, नोवा में 2 टेबल होते हैं, F टेबल है जो आपके F वो फिशर है, ठीक है। आपने जो डिग्री ऑफ फ्रीडम पीछे निकाले थे, जो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर वाली बात की थी, F टेबल यूज करके आप वो वाली वैल्यू निकालते हो, ठीक है, क्रिटिकल। और फिर यहाँ पे पोस्ट ऑफ एनालिसिस में आपके पास Q टेबल होता है, जिसमें आप ये जो Q के ऊपर वैल्यूज लिखी हुई है इनको यूज करते हुए आप Q टेबल से वैल्यू निकालते हो। तो उसमें होता कुछ यूं है। अच्छा, उसमें ज्यादा कंफ्यूजन Q टेबल में इसलिए क्योंकि Q टेबल के अंदर ना हर जो आपका अल्फा की वैल्यू है 0.05 वाली, 0.1 वाली, अलग अलग वैल्यूज हैं, उनके अलग अलग टेबल हैं। तो ये जो अभी टेबल शेयर किया हुआ है ना ग्रुप में, इसमें आप 0.05 वाला टेबल ऑलरेडी वही देख रहे हो, ठीक है, ऑलरेडी आप वही टेबल देख रहे हो इसमें। तो आप इसमें करते ये हो कि आपकी जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है ना, वो लेफ्ट वाला कॉर्नर डिग्री ऑफ फ्रीडम दिखा रहा होता है, जो ऊपर वाला आपका कॉलम है न्यूमरेटर साइड है, वो इसके अंदर जो आपका नंबर ऑफ कॉलम है आप वो देखते हो इस टेबल से मुझे चाहिए। और इसमें आप अब आते हैं हमजा तो शेयर करेगा तो फिर आपको समझ आएगी। तो खैर आपके पास HSD की वैल्यू जब आ गई 4.451, इसको अब आप यूज कर रहे हो क्रिटिकल वैल्यू के तौर पे। ये वाला टेबल जी सर। अच्छा हाँ हमजा, ये वाला इसमें जो है ना, अब इसमें देखो ये ऑलरेडी ना रिजवान, ये ऑलरेडी 0.05 अल्फा वाला टेबल ही है, ठीक है। तो अब जो आपके पास Q के ऊपर पावर में वैल्यूज लिखी हुई थी ना 0.05, तो आप समझो हो गया टेबल ये 0.05 अल्फा वाला है, ठीक है। उसके बाद आपका जो 3 और 9 है, जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है ना, वो लेफ्ट वाला, लेफ्ट पे जो चल रही है वैल्यूज वो है। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम एरर आपका था 9, तो यहाँ पे आप 9 पे आ गए। और जो नंबर ऑफ कॉलम है वो आप ऊपर से देख रहे हो 3, तो आप 3 से नीचे आए और 9 और 3, ये आपकी वैल्यू आ गई 3.94548, तो 3.95 लिखी है वहाँ पे, ठीक है। हाँ ठीक है, ये यूं आएगी। अच्छा, ये जो टेबल था ना, इसमें काफी कंफ्यूजन था शुरू में, क्योंकि ये मिल नहीं रहा था Q टेबल, और बाद में फिर जब थोड़ा देखा मैंने तो अंदाजा हुआ कि वो हर जो आपकी इसकी वैल्यू ना अल्फा की, उसके अलग अलग टेबल बनेंगे Q टेबल, ठीक है। हालांकि क्योंकि इसके अंदर 3 चीजें आ रही है ना, जो बाकी जितने भी टेबल्स हैं वो एक ही टेबल में सब कवर हो जाता है, इसमें एक चीज एक्स्ट्रा है, इस वजह से थोड़ा, ठीक है। अच्छा, अब वापसी उस पे आना हमजा, HSD से लास्ट पेज पे बस, जहाँ पे एरोस बनेंगे। अच्छा एक सेकेंड। ये वाला नहीं, ये हाँ वाला इसके बाद, हाँ ये वाला, ये वाला। अच्छा देखो, आप लोगों के पास HSD की वैल्यू आ गई है, ठीक है। उसके बाद जब HSD की वैल्यू निकाल दे उसके बाद कुछ बचता ही नहीं है। HSD की वैल्यू आपके पास आई थी 4.451, ठीक है। अब जो ये 4.451 है, देखो टेबल से आप जो वैल्यू निकालोगे ना, किसी भी टेस्ट में आप जो वैल्यू टेबल से निकालते हो वो आपकी हमेशा क्रिटिकल वैल्यू होती है। आपकी कैलकुलेटेड वैल्यू क्रिटिकल वैल्यू से अंदर लाई करती है, तो आपका H0 एक्सेप्ट होता है। तो यहाँ पे भी सेम चीज होगी, ठीक है, कि आपका HSD था 4.451, ठीक है, वो आपका हो गया क्रिटिकल वैल्यू। यहाँ पे आप हर ग्रुप का चेक करने के लिए डिफरेंस करते ये हो कि जो आपके पास A, B और C ग्रुप का डेटा है, आप उस डेटा का मीन निकालते हो। आपने ग्रुप 1 का भी मीन निकाला, X1 का, वो आपका 4.25 आया। अच्छा, आप सिंपल मीन निकाल रहे हो, इसमें और कुछ करने की जरूरत है, सबमिशन को नहीं छेड़ना, आप XI के पीछे नहीं जाना, आपको जो सिंपल रॉ डेटा था ना आपका, उसका आप मीन निकाल रहे हो। तो आपने ग्रुप 1 का डेटा आप लोग देखोगे अंदाजा हो जाए, छोटा सा तो डेटा है, 3563 सा लिखा हुआ है। तो आप ग्रुप 1 का मीन आया 4.25, ग्रुप 2 का आया 6.5, ग्रुप 3 का आया 9। तो अब जो आपकी HSD की वैल्यू है ना, आप उससे कंपेयर करके देखते हो तीनों ग्रुप्स को कि ये कहाँ लाई करें। अब इस वक्त आपके लिए ये तीनों वैल्यूज हो चुकी हैं कैलकुलेटेड वैल्यूज, और क्रिटिकल वैल्यू आपके पास है रेंज। तो आप उस रेंज से इन तीनों को बारी बारी कंपेयर करोगे, ठीक है। आपकी रेंज है 4.4, तो आपका जो ग्रुप 1 है वो आपका कहाँ जा रहा है 4.25, ये एक्सेप्टेड रीजन में लाई कर रहा है, मतलब ग्रुप 1 एक्सेप्टेड, नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो गया ग्रुप 1 में, ठीक है। जो ग्रुप 2 था उसकी वैल्यू है 6.5,
तो वो आपका उससे जो है एक्सीड कर रहा है, तो आपका जो है रिजेक्ट हो गया। एक मिनट, अच्छा सॉरी यार, ये मैंने गलत बोल दिया। आपने मीन निकाल लिया, जब आप तीनों के मीन निकालोगे उसके बाद आप तीनों ग्रुप में डिफरेंस देखोगे। पहले आप जो डिफरेंस निकालोगे ग्रुप ए और बी का, उसमें आपने x1 में से x2 को माइनस किया, जो आपके पास वैल्यू आ रही है फिर आप उस वैल्यू को HSD के अगेंस्ट चेक कर रहे हो। ये सॉरी मैंने गलत बोल दिया था पहले, ठीक है। और फिर आप ग्रुप ए और सी का चेक करोगे, वो x1 का मीन माइनस x3 का मीन हो जाएगा, उसकी जो वैल्यू आएगी फिर उसको HSD के अगेंस्ट चेक करोगे। फिर इसी तरह आप ग्रुप बी और सी का देखोगे, और फिर आपके पास तीनों का एक सेपरेट आ जाएगा कि कहाँ का एक्सेप्ट हो रहा है, कहाँ का रिजेक्ट हो रहा है। इससे आपको पता चल जाएगा किस किस ग्रुप का डेटा सेम है और किस किस का अलग है, ठीक है। ए और बी में जिस तरह सेम है, बी और सी का सेम है, ठीक है, लेकिन ए और उसमें डिफरेंस है। ये खैर सॉल्व करोगे समझ आ जाएगा, ये मैंने खुद थोड़ा गलत बता दिया था पहले, ठीक है। बस इतना सा था अनोवा, इतना सा था, खत्म हो गया। पूछना है कुछ तो पूछ लें, वरना ये से बताइए अगर क्या चीज? जिशान भाई, जी बोले। ये बताइए कि अगर 4 ग्रुप हों या 5 ग्रुप हों तो फिर किस तरीके से मीन को माइनस आप अनोवा करेंगे? टेस्ट करोगे ही नहीं, अगर आपके पास 4 ग्रुप होंगे तो फिर आप chi-square पे जाओगे ना, जी नहीं, फिर अनोवा आप यूज ही नहीं करोगे। मैम ने बताया था कि हमारे पास 4 वैल्यूज भी हो सकती हैं, 5 भी हो सकती हैं। याद होगा आपको, उन्होंने बोर्ड पे लिखा था बाकायदा। अनोवा में जी यार मुझे तो जहाँ तक याद है कि दो ग्रुप्स के लिए हमेशा टी टेस्ट है, 3 के लिए ठीक अनोवा है। है, 4 या उससे ज्यादा के लिए काय है। अब मुझे याद नहीं, हो सकता है मैं गलत बोल रहा हूँ, अगर किसी को याद है तो बता दो। नहीं, मैंने असल में लिखा था ना उसमें, तो उन्होंने 5 तक ले गई थी वो, कि μ1 इज इक्वल μ2 इज अनोवा इक्वल में μ3 जी इज इक्वल μ4 इज इक्वल μ5। ये उन्होंने लिखवाया है, मैंने लिखा है अपनी ये डायरी में। अच्छा आप ये असद भाई से कंफर्म करें, शायद उनको याद हो। यार, अगर किसी को याद है तो बता दो, क्योंकि मुझे तो नहीं याद। नहीं, मेरे कहने ख्याल इसको से ना कंफर्म वो कर लेगा। क्वेश्चन के लिए नहीं बोला था, वो हाइपोथेसिस के लिए बोला था कि आप μ1 इसमें बना सकते हैं, फिर μ2 μ3 μ4 इस तरीके, वो क्वेश्चन के लिए नहीं बोला था हमारा नहीं, लेकिन कि आपका वो क्वेश्चन 3। हाइपोथेसिस पे बेस करता है ना, आपका क्वेश्चन हाइपोथेसिस पे बेस करता है। अगर यही आप तो कंफ्यूज म्यू हो रहा थ्री था म्यू ना। फोर पे जा रहे हो, उसका मतलब आपके पास 4 ग्रुप्स का डेटा है, जब भी आप म्यू 4 पे जा रहे हो, वरना म्यू उससे बढ़ा थोड़ी सकते हो। अब टी टेस्ट में कभी भी तीन तो नहीं बन सकते ना, उसमें आप μ1 इज इक्वल्स टू μ2 कहते हो, या फिर आप कहते हो नॉट इक्वल्स टू या ग्रेटर देन, जो भी है। आप तीसरा जब आप बोल रहे हो ना कि μ1 2 3 4, जब आप μ4 पे आ गए उसका मतलब है आपके पास 4 ग्रुप्स का डेटा है। तो आपका पूरा क्वेश्चन ही आप हाइपोथेसिस पे बेस करते हो, तो ऐसा नहीं हो सकता कि 3 ग्रुप हों और 4 आपका बन रहा हो। तो खैर ये लेकिन कंफर्म कर लेना है जिसको भी याद हो, और हमें भी बता देना। अच्छा 3 या 4 ग्रुप्स पे होता है, 4 से ज्यादा नहीं होता। तो अनोवा असद भाई, अगर 4 होंगे तो हम मीन को कैसे माइनस करेंगे, वो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ। वो छोड़ो ना यार, उसका पेपर में नहीं आएगा वो, बस आप 3 तक से। चलें ये ठीक बहुत है। अच्छी बात की ये आपने। आसद ये को पता है ना कि जन पेपर में ये नहीं आएगा, दूसरा वाला आएगा। सही है। यह काय स्क्वायर एक्चुअली मैंने खुद नहीं देखा अब तक, तो इसलिए मैं कैसे पढ़ा सकती हूँ जब मैंने खुद नहीं देखा। मैं अगर पढ़ लूंगा तो फिर मैं समझा दूंगा वो भी, लेकिन मैंने अब तक एक दफा जर्नल ओपन भी नहीं किया। बहुत इजी है ये तो, सबसे ज्यादा लेंदी यही अनोवा ही है, और इसमें एक दो चीजें कॉम्प्लिकेटेड है। बाकी काय स्क्वायर तो काफी इजी था, लेकिन वो मसला यही है कि मैंने रिव्यू नहीं किया हुआ। अगर किसी और को आता है तो वो चाहे करवा दें, अच्छी बात है, वरना फिर देखते हैं। अच्छा खैर, कंप्लीट हो गया यहाँ पे अनोवा। अगर किसी ने कुछ पूछना है तो पूछ लें, वरना फिर सेशन एंड करें। निशान, जरा बाकी क्वेश्चंस के दोबारा रिपीट करना कि किस किस में कौन सा टेस्ट लगेगा। ये कॉलम ग्रुप वाली जो मैं बात कह रहा था, 2 ग्रुप 3 नहीं ग्रुप, नहीं, टेस्ट जो जितने भी हमारे सारे टेस्ट होंगे। मैं समझा नहीं। मतलब हमने कितने टेस्ट किए? हमने टी टेस्ट किया, डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट, हाँ, अनोवा जैसे अभी किया, बताया ना कि कैट वो किया। 2 ग्रुप्स का है तो उसमें वो हाँ लगेगा, ठीक है। देखो, और जहाँ तक मुझे याद है कि जब भी 2 ग्रुप्स का डेटा है तो हम टी टेस्ट कर रहे हैं। अब वो फिर हम देख रहे हैं कि हम इंडिपेंडेंट है या डिपेंडेंट है, ठीक है। 3 ग्रुप है तो हम अनोवा कर रहे हैं, और उससे ज्यादा है तो फिर हम काय कर रहे हैं, जहाँ तक मुझे याद है। हो सकता है मैं गलत हूँ या मैंने लिखा ना हो, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ एक दफा सब कंफर्म कर लेना, जिसके पास लिखा हो तो वो बता देना। और वरना असद वाली बात भी सही है कि अगर मैम ने करवाए 3 वाले तो मैम वही देंगी,
तो चिल मारो सारे।